सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोला है इतना बड़ा पैसे का नुकसान आखिर किस पादाश में हुआ है इस कौम का? इनकी नाअहलियों की वजह से। मलेशिया में अगर हमारा जहाज़ रोका गया है तो इनकी नाअहलियों की वजह से रोका गया है। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर इतनी सुबकी कभी नहीं उठानी पड़ी जितना कि आज इसके दौर में पाकिस्तान रुस्वा और ज़लील हो रहा है। ऐसे वक्त में ज़रूरी है कि हुकूमत का ख़ात्मा हो, नाम निहाद हुकूमत का ख़ात्मा, और उसके लिए दोबारा इंतख़ाबात कराए जाएं। एक साफ़ और शफ़ाफ़ इंतख़ाब के ज़रिए कौम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत इस मुल्क में नागुज़ीर हो चुकी है और मज़ीद कौम का इम्तिहान न लिया जाए। इस वक्त हर शोबे ज़िंदगी ज़बूहाली का शिकार है और हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता लोग इस वक्त कर्ब में मुब्तला हैं। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि ख़ानदान अपने बच्चों को दरियाबुर्द कर रहा है कि मुझे घर में उसकी भूख देखी नहीं जाती। कोई बच्चों को ज़बह कर रहा है, कोई माएँ अपने बच्चों को फ़रोख्त के लिए बाज़ार में ला रही हैं, ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं। इस तरह का बुरा हाल पाकिस्तान की तारीख़ में इस मुल्क का नहीं हुआ है। तो इस मुल्क को कर्ब से निकालना ये है कौमी मसला। और रियासत इस वक्त ख़तरे में है। जब मईशत डूबती है तो रियासत की किश्ती हचकोले खाती है। एक कौम बनकर हमने इस मुल्क को बचाना है। अगर ये मौजूदा हुकूमत रहती है तो मुल्क की बका की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। लिहाजा इस मुल्क को अगर बचाना है, इसको बाकी रखना है, हम दर हकीकत पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं और इन नाअहलों से मुल्क को निजात दिलाना एक कौमी फरीज़ा बन चुका है। हम उस कौमी फरीज़े को अदा कर रहे हैं। ये है वो सारी सूरत हाल। मैंने सोचा कि आज पेशावर की प्रेस के ज़रिए से भी अपनी आवाज़ कौम को पहुंचा सकूं। PDM इस वक्त मुत्तहिद है। एक होता है इख्तलाफ, एक होता है इख्तलाफ राय। इख्तलाफ राय पर बगले नहीं बजाने चाहिए। ये तो बार बार हो चुका है और उसके बावजूद PDM मुत्तहिद भी रहता है। PDM हालात के साथ बेहतरीन तरीके से अपने कार्ड खेल रहा है। PDM आगे बढ़ रहा है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 5 फरवरी को मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन बड़े तुझको एहतशाम के साथ मनाया जाएगा। और माजी में भी जितने जलसे मुल्क भर में हुए हैं उसने अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं। बन्नू एक दूर दराज इलाका है, लोरलाई एक दूर दराज इलाका है, लेकिन पूरी कौम ने उसका मुशाहिदा किया कि कितना अवाम निकला और किस तरह अवाम ने उनमें शिरकत की। और अब इंशाअल्लाह 9 फरवरी को हैदराबाद में बहुत बड़ा मुज़ाहरा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो इस हवाले से हम बिल्कुल मुत्तहिद हैं और एक अच्छी हिकमत अमली के तौर पर हम आगे जा रहे हैं। हुक्मरान जैसे बेवकूफ़ थे इसी तरह अपने आप को बेवकूफ़ बनाते चले जाएंगे और वो अपने तौर पर खुश होते चले जाएंगे कि हम शायद बड़े अक्लमंदी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। हालांकि हमाकतों के दरिया में डूबे हुए ये हुक्मरान अपने मुस्तक़बिल से बेपरवाह हैं। इंशाअल्लाह इसका मुस्तक़बिल तारीख़ है और पाकिस्तान के अवाम की जद्दोजहद और उनके एहसासात से इस मुल्क के मुस्तक़बिल को रोशन बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अपनी पार्टी की मौलाना किरानी साहब और दूसरे लोग हैं वो जिस तरह
پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں اور ایسے وقت پر مولانا شیرازی صاحب، کیونکہ یہ اختلافات جو تھے یہ تو یہاں مرکز میں جب انتخابات ہوئی تھی اسی وقت سے یہ لوگ ان کے چلے گئے اور کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ ہوا ہے، لیکن پھر اتنے سال بعد اور ایسے وقت پر ان کا نکلنا، اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ میرے خیال میں آپ کے سوال سے جواب خود بخود آ گیا ہے، اور میں اس لیے تبصرہ نہیں کرتا کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اب وہ چونکہ جماعت کا حصہ نہیں رہے ہیں، لہذا ان کی کسی بات کا نوٹس لینا میرے خیال میں یہ میرے شاعر نشان بھی نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں بتدریج سینٹ کے انتخابات کی جانب بڑھ رہی ہے، اس حوالے سے میں آپ کو واضح طور پر کہہ دوں کہ ابتدا میں آپ کی جماعت کچھ سوچ بچار ابتدا میں ایک سوچ تھی اور ایک سیاسی سوچ تھی کہ اگر استعفے آ جاتے ہیں اور سندھ اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر انتخابی حلقہ ختم ہو جاتا ہے اور سینٹ کے الیکشن نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن جب بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ، مسلم لیگ نون سے وابستہ، جمعیت علماء اسلام سے وابستہ اور دوسری پارٹیوں سے وابستہ آئینی ماہرین نے اس پر رائے دی ہمیں، اور متفقہ رائے دی کہ ایک اسمبلی کی تحلیل سے الیکٹورل کالج جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوا کرتا، الیکشن پھر بھی ہوں گے، تو پھر ہمیں فوری طور پر اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑی۔ تو اس حوالے سے جو ضمنی الیکشن تھے اس میں بھی حصہ لینا کا فیصلہ کیا، اور سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر تو ان اہلوں سے کل سینٹ بھی بھر جائے گا جی۔ تو اب انشاءاللہ العزیز ساری پارٹیاں اس کے لیے سنجیدہ ہیں کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں اور سینٹ کو کم از کم نقصان پہنچ جائے، زیادہ سے زیادہ نقصان سے محفوظ رکھیں ان سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا صاحب کہ ان حالات میں کہ جب آپ اسمبلیوں کو اور جو حکومت سلیکٹڈ اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں اور پی ڈی ایم ان کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہیں کہ ان کا واحد حج ان کا وہ دوبارہ انتخابات ہے، پھر ضمنی انتخابات میں حصہ لینا؟ ضمنی انتخابات میں تو آج نہیں ہیں، جب سے میرا خیال میں 2-2.5 سال گزرے ہیں ہر ضمنی الیکشن میں حصہ لیا گیا ہے، کیونکہ ہم نے نہ ووٹر لسٹ پر اعتراض کیا ہے، نہ ہم نے عوام پر کوئی اعتراض کیا ہے۔ عوام کی رائے جو ہے وہ ہر الیکشن میں صحیح طور پر سامنے آئی ہے، لیکن عام انتخابات میں جو رائے قوم کی تبدیل کی گئی ہے اس پر احتجاج ہم کر رہے ہیں۔ لہٰذا نہ الیکشن پر اصولی طور پر ہمارا انکار ہے، لیکن یہ کہ حصہ لینا مفید ہے یا نہ لینا مفید ہے، یہ ایک سیاسی ضرورت کے تحت ہوتا ہے۔ اصولی طور پر ہمیں 25 جولائی 2018 کے الیکشن پر اعتراض ہے، اس کے نتائج پہ اعتراض ہے کہ نتائج بالکل تبدیل کر دیے گئے ہیں، اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا گیا ہے، اور جس کو حق حکمرانی حاصل نہیں تھا اسی کو حق حکمرانی کیوں دیا گیا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو اس حوالے سے ایک درخواست کروں گا کہ ذرا احتیاط کے ساتھ سوالات کیا کریں، اور الیکٹرانک دنیا میں چینلز پر بھی اگر اس حوالے سے احتیاط کے ساتھ تبصرے کیے جائیں۔ پیپلز پارٹی کی ایک تجویز ہے، اس تجویز کو طے کرے گا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس۔ تو ابھی یہ سربراہی اجلاس ہونے کو جا رہا ہے، اور اسی میں پھر ان کی رائے سنی جائے گی، ان کی دلیل سنی جائے گی، اور اگر وہ قابل عمل ہے تو پہلے بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ باہر اختلاف کی خبر شہرت پا گئی، لیکن ہم نے جب دیکھا کہ کسی پارٹی کی کوئی رائے ہے اور اس میں اس کی دلیل مضبوط ہے تو ہم نے انکار نہیں کیا ہے۔ لہذا فورم پر فیصلہ چھوڑ دیا جائے، اور فورم کا اجلاس ہونے کو جا رہا ہے، اس سے پہلے یہ کہہ دینا کہ جی ایک بیان آ گیا ہے اور اس بیان کا معنی یہ ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گیا ہے اور اس میں اختلاف آ گیا ہے، یہ خواب جو ہے یہ کبھی بھی ان کا شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ہم بلے اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اعتماد کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے۔
इंडिया के प्रेसिडेंट जो बाइडन, ان کے پاکستان کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے اس صورتحال میں؟ دیکھیے، جو خارجہ پالیسی ہے اسے اس وقت کی حکومت کمانڈ کرتی ہے. ہم ایسے نااہلوں کے حوالے ہو چکے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ صورتحال میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. افغانستان اس وقت انڈیا کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے. ایران اس وقت انڈیا کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے. چائنا کو سی پیک کے حوالے سے آپ نے بہت دور کر دیا ہے، بہت ناراض کیا ہے. سعودی عرب بہت دور چلا گیا ہے آپ سے. امارات بہت دور چلا گیا ہے آپ سے. ملیشیا آپ کے جہاز روک رہا ہے. برطانیہ پاکستان کو اربوں روپے کے جرمانے وصول کر رہا ہے آپ کے جی، اور آپ ادا کر رہے ہیں جی. تو یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر آپ اس وقت تنہائی کا شکار ہیں. ہم تو یہ بات ضرور کہتے ہیں، اور جو بائیڈن بھی یہ بات سمجھتا ہے کیونکہ وہ ڈیموکریٹس ہیں. وہ پاکستان کی حکومت کو ڈیموکریسی کے معیار پر ایک ڈیموکریٹ گورنمنٹ تسلیم نہیں کر رہی ہے کہ رویوں سے اندازہ لگ رہا ہے، اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے. پاکستان کی حکومت وہ ہو جو جمہوری معیار پر پوری اترتی ہو، آئین کے تحت ایک منصفانہ الیکشن کے نتیجے میں اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئے وہ دنیا کے ساتھ عوام کی نمائندہ بن کر بات کرتی ہے. جب دنیا کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ہے تو پھر آپ تنہائی کی طرف جاتے ہیں، پھر پبلک آپ پہ اعتماد نہیں کرتی. تو اس وقت صورتحال یہ ہے، اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ اپنے جمہوری رویوں کا مظاہرہ کرے، جس طرح کہ ان کا نعرہ ہے، جس طرح کہ ان کی شناخت ہے، جس طرح کہ اس کا تعارف ہے دنیا کے اندر. اور بیت المقدس میں جو امریکہ نے اپنا سفارتخانہ کھولنے کی بات کی ہے، وہ ٹرمپ کا ایک غیر جمہوری فیصلہ ہے. اس پہ بھی ان کو حقیقت پسندانہ انداز کے ساتھ اس خطے کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق متنازع علاقہ تسلیم کرنا چاہیے اور وہاں سے اپنا سفارتخانہ واپس کر دینا چاہیے. پاکستان کے حوالے سے بھی خطے میں ایک جمہوری ماحول کو اوپر لے جانے میں ان کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے. مولانا صاحب، یہ حکومت کہہ رہی کہ سینٹ کے انتخابات کا طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل ہم کرا رہے ہیں اوپن اس پر، تو آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ بھی بوکلاہٹ کا ہی علامت ہے. حکومت بوکلاہٹ کے شکار، اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے ان کو، اپنے ووٹ پر ان کو اعتماد نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے لسٹ کے لوگ نہیں ہیں، یہ کسی اور کے لسٹ کے لوگ ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے ہم ان کو کنٹرول کر سکیں گے، ان کا ووٹ کہیں نہیں جائے گا. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کو اپنا ووٹ بھی نہیں مل سکے گا. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ شیخ رشید صاحب گزشتہ ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. کون کہتا ہے؟ شیخ رشید. ان کے ساتھ کتنا ہاتھ ہوا ہے؟ ان کے ساتھ تو ساری زندگی ہوتا رہا ہے، لیکن وہ ہاتھ کا عادی ہو گیا ہے. مولانا صاحب، یہ جو اپوزیشن کا پوری اپوزیشن کا خصوصاً آپ کا نیب کی جو کارروائیاں ہیں اس پہ پہلے دن سے اعتراضات حضرت نیب سرے سے احتساب کا ادارہ نہیں ہے، ادارہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے مطابق لوگوں کو پکڑے جا رہے ہیں، لیکن مجھے تضاد سا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے بھی قریبی ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو بلا رہے ہیں، کچھ کو پکڑا ہوا ہے، لیکن آپ کی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اگر غلط کام ہو رہا ہے آپ کے مطابق، کہ اگر مولانا صاحب کو ہاتھ ڈالا تو ہم پنڈی کا رخ کریں گے، جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے جتنی اپوزیشن کے لوگ پکڑے گئے ہیں، آپ کے رشتہ دار پکڑے جا رہے ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے، اس پہ خاموشی ہے، یہ کیوں ہے؟ میرے خیال میں آپ نے جوڑ صحیح نہیں لگایا. نیب کے حوالے سے پنڈی کی بات نہیں ہوئی ہے. پنڈی کی بات اور موضوع پہ ہوئی ہے اور نیب کی بات اور موضوع پہ ہوئی ہے. نہیں، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس نے کہا تھا کہ ہم جی ایچ کیو کا رخ کریں گے. یہ اور مسئلہ ہے. پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک اجلاس جو لاہور میں ہوا تھا، وہ مجموعی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں اس حوالے سے پنڈی کی بات ہوئی ہے.
और वो फ़ैसला अब तक बरकरार है कि हम कहाँ जाने का फ़ैसला करेंगे। देखिए, मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ कह दूँ, हमारी जंग हुकूमत के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जंग नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट से हमारी शिकायत है, हमारे गिले हैं, और ये जो कुछ मुसीबत इस वक्त कौम पर मुसल्लत है उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट का एक जुर्म आप कह दें, उसकी ज़िम्मेदारी आप कह दें, वो अपने आप को ज़िम्मेदार तस्लीम करे। हमारा उनसे क्या जंग है? मैं ये तो कह सकता हूँ बतौर एक सियासी कारकुन के कि वज़ीर आज़म के मनसब पर मैंने बैठना है, इस वज़ीर आज़म को हटाकर यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं कि इसकी जगह मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आर्मी चीफ की जगह मैं बैठना चाहता हूँ, उसके दफ्तर को मैं ऑक्युपाई करना चाहता हूँ, मैं आर्मी हाउस में जाना चाहता हूँ? जब ये तस्वुर ही नहीं है यहाँ पर और महाज जंग ही ये नहीं है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं ये बात कहूँ कि मेरी जंग जो है आर्मी चीफ के साथ है या मेरी जंग ISI के साथ है, लेकिन वो जंग न लड़े हमारे साथ। हम इस बात की बात करते हैं। ये जो आप लोगों ने एक तस्वुर कायम किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, बाबा हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है कि आप ये जंग न लड़ें, ये आपके फ़ायदे में नहीं है। आप रियासती इदारा हैं और डायरेक्ट रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी फिर आप पर आती है। तो इस हवाले से हमारी सोच का एहतराम किया जाए, हमारी सोच को एक मुतवाज़न और एक सही सोच से ताबीर किया जाए। हम किसी से इदारों से जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर वो गलत काम करता है तो क्या गलत को गलत भी ना कहें, शिकायत भी ना करें, गिला भी ना करें। ये कोई इंडिया की फ़ौज है कि हम उसे गिला ना करें और उसको दुश्मन समझें? अपनों से शिकायत होती है। मैं पाकिस्तान के इदारों से शिकायत करता हूँ, मैं पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के नेब से शाकी हूँ, मैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से शाकी हूँ जो इस किस्म की हरकतें करें, पार्टियों को तोड़ने का किरदार अदा करें, पार्टियों के लोगों से डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करें, खुफिया मुलाकातें उनके साथ करें, उनको लालचें दें, जमात को तोड़ने के लिए अपना किरदार अदा करें। अब ये चीज़ें जब हम तक पहुँचेंगी तो गिला तो पैदा होगा। हमने तो उनके बारे में, हम तो कहते हैं फ़ौज मुत्तहिद रहे, हम तो कहते हैं इदारे मुस्तहकम रहें। तो हम इदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं और वो सियासी पार्टी को कमज़ोर देखना चाहते हैं। ये है असल चीज़ जिसकी तस्वीर हमें सही तौर पर कौम के सामने पेश करना चाहिए। सवाल ये है कि सब कह रहे हैं कि न जब आपकी पार्टी की दूसरे लोगों पे हाथ डाल रहा है वो एक गलत काम है, लेकिन टारगेट ये है कि अगर सिर्फ मौलाना साहब को गिरफ्तार किया गया तो हम नैब का भी गिराव करेंगे। हम हर हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुझ पर, इसकी वजह यह है कि मुझ पर हमला, पूरी जमीयत उलमा इस्लाम पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और जलीजान भी हमला जी, जलीजान पर हमला फिर मेरे ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। इनको ज़रा अपना ज़ोर लगाने दें। ये सोचते हैं उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो तो फजल वहाँ पर दबाव आ जाएगा। खातर जमा रखें, खातर जमा रखें। ये चीज़ें हम खेल चुके हैं, ये पुराने खेल हैं जो गुजर चुके हैं। नेब का जो हरबा था वो एक वक्त तक काम आता रहा इनके, अब वो ठुस हो चुका है। नेब कुछ भी नहीं है और अब नेब ख़तरे में है। कल जो भी हुकूमत आएगी नेब का ख़ात्मा कर देगी। लिहाजा नेब के अफसरान भी हुदूद में रहें, वो लोगों से ज़ाती दुश्मनी न पैदा करें। हम भी नेब के अफसरों को जानते हैं कि 4-5 सियासी लोगों को तो नुमायाँ कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एहतसाब हो रहा है और हज़ारों लोगों के खिलाफ केसेस करके उनके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं, रिश्वतें वसूल कर रहे हैं। खुद इतना बड़ा करप्ट इदारा ये दूसरों के करप्शन का एहतसाब करने का हक़ रखता है। छोड़ो, जाएं अपने हवाले से सोचें। करप्शन जो है करप्शन साबित नहीं है, BRT खुद करप्शन है। साबित कर रहे हैं क्या माना है? जो परवेज खटक साहब की सेहत खुद इस बात की गवाही है जो BRT का ऑर्डर हुआ है। कोई भी नुमाइंदा आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो पहले यही कहता है कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, क्यों
चूंकि पहले जो है पीडीएम ने ये फैसला किया था कि इस्तीफे देंगे, इस्तीफे भी नहीं आए, तो लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा, तो चंद दिन उनको खुश होने दें यार, कुछ बयान नहीं करने दें उनको। इस तरह चलता रहता है छोटी मोटी बातें जी। जब हम किसी बात में कोई आगे पीछे हो जाते हैं, कोई तारीख तब्दील कर लेते हैं, कोई हिकमत अमली, तो वो समझते हैं कि देखो वो नाकाम हो गए हैं उनके पास। तो ये चंद दिन उनको भी खुश होने दें यार, पाकिस्तान में रह रहे हैं वो भी आकर। मौलाना साहब, आपने खुफिया मुलाकातों की बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो मरकजी रहनुमा हैं, वफाकी उसमें बैठे हुए हैं, वो बाकायदा तौर पे ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम खुद भी वहाँ पर अपने दोस्त रखते हैं, उनसे हमारी भी मुलाकातें होती हैं। तो क्या उनकी ये खुफिया मुलाकातें नहीं है? खुफिया मुलाकातें हमारी ज़रूरत नहीं है, खुफिया मुलाकातें एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम भी उनका पर्दा रखते हैं। फिर ये पीडीएम का तहरीक जब से शुरू हुआ है तो एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते कोशिश की गई आपसे? राब्ते रहे हैं, लेकिन हमें आमादा करने में नाकाम रहे हैं जी। हम अपने मौक़े पे कायम हैं, ठीक ठाक कायम हैं जी। हम ऐसे इलेक्शन को भी नहीं मानते और इलेक्शन की इस धांधली का ज़िम्मेदार भी उनको करार देते हैं। न हमने इलेक्शन के नताइज तस्लीम किए हैं, न उनमें उनकी ज़िम्मेदार हैसियत को हमने अब तक उसमें तब्दीली लाए हैं। मौलाना साहब ये बताएं कि जो आपने आज मुतालबा किया है कि इलेक्शन दोबारा से करवाए जाएं, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो जमहूरी पार्टी हैं, जो सियासी जमातें हैं, मजहबी सियासी जमातें हैं, या पूरा जो मुल्क में एक सेटअप है, फाइनेंशियल हमारी सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो इस सूरत हाल में क्या इलेक्शन करवाए जाएंगे? इलेक्शन तो हर कीमत पर कराए जाएँ कि हाल ही वही है, या तो फिर बंदूक हल है, वो तो नहीं है। आइन ही हक है उसका। आइन इलेक्शन की बात करता है, किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा। लिहाजा जब आपका मुल्क डूब रहा है तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? फिर मार्शल लॉ आ जाए? तो मार्शल लॉ ने तो और मुल्क को गर्क किया है हमेशा जी, इदारों को तबाह बर्बाद किया है। आज तक जो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा और 70 साल से कमज़ोरी को मेंटेन कर रहा है, कमज़ोर, वो तो मार्शल लॉ उनकी वजह से कर रहा है जी। सियासी लोगों को अगर काम करने दिया जाए, जब काम करने देते हैं तो 3 साल के बाद उनको हटा देते हैं, 1.5 साल के बाद उनको हटा देते हैं, कोई ना कोई केस उनके खिलाफ कर देते हैं। तो इस तरीके से जब आपकी जमहूरियत फलने फूलने ही नहीं दी जाएगी, फिर शिकायत आप किससे कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इनके ऊपर थोपा जाए कि पाकिस्तान जो है कमज़ोर हो रहा है, तो ये इनकी वजह से मुल्क को तोड़ा गया, जिम्मेदार सियासतदान को करार दे दिया गया। आज हमूदुर रहमान कमीशन को आप दुनिया के सामने लाएँ, पता चल जाता है कि असल जिम्मेदार कौन है उसका जी। मौलाना साहब, वज़ीर आज़म को डेट दी गई थी 31 जनवरी की इस्तीफे के लिए, तो कल 31 जनवरी है, तो उसके बाद क्या लाए? तो उसके बाद हम बैठ रहे हैं ना जी, बिल्कुल हम बैठ रहे हैं। ये बताएं, सेनेट इंतखाबात के बाद अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो ऐसी सूरत हाल में क्या मौक़िफ़ आपका होगा? और दूसरा सवाल ये है, दोनों पर जवाब चाहूँगा कि क्या कबायली इलाकों का जो इंज़माम है वो अमली तौर पर वो फैसला जो है वो सूदमंद साबित हो रहा है? 2 बातें आपने की हैं। एक है 18वीं तरमीम का मसला। 18वीं तरमीम सूबों के इख्तियारात में इजाफे का है और सूबों के इख्तियारात में इस इजाफे का वादा सन 1973 के आइन में किया गया था। 10 या 11 साल में इनको इख्तियारात में इजाफे का आइन के ज़रिए वादा किया गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ। अब जब 18वीं तरमीम के ज़रिए से सूबों को इख्तियारात दे दिए गए हैं, अब वापस लेना ये सूबों की एहसास महरूमियत पे और इजाफा है, जो खुदा न करे बगावत की तहरीकों में मुंतकिल ना हो जाए। लिहाजा इस किस्म की चीज़ों को हाथ डालना ये मुल्क को तकसीम करने का सबब बन सकता है। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई कमज़ोर पोजीशन से गुज़र रहा है। इस किस्म के मसाइल न छेड़े जाएँ। यहाँ पर मुश्किल ये है कि पाकिस्तान को मजबूत करने की बजाय एक इदारे को मजबूत करने की सोच परवान चढ़ रही है। जब तक हम इस तरजीह को तब्दील नहीं करेंगे, जब तक हम सिर्फ पाकिस्तान को मजबूत बनाने की और कौम को ताकतवर बनाने की नहीं सोचेंगे और सिर्फ एक इदारे को ताकतवर बनाने की सोचेंगे, ये पाकिस्तान तरक्की की तरफ नहीं जा सकेगा। आपका आइन वाज़ेह तौर पर कहता है कि NFC अवार्ड में जो सूबों का हिस्सा है उसमें इजाफा किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। उसके बारे में भी सोचा जा रहा है। और फिर तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हम समझते हैं कि मुल्क ताकतवर हो। आज फ़ौज को पाकिस्तान के बजट से 11 अरब रुपए मिलने चाहिए थे। आपके मुल्क की मईशत यहाँ तक गिर गई है कि आज उसको 7 अरब रुपए मिल रहे हैं। मेरी दिफाई बजट में क्यों इतनी कमी आ गई है? 50 और 55% की कमी क्यों आ गई है?
तो मुल्क की दिफा को कमज़ोर कर दिया गया है, दिफाई ज़रूरतों को कमज़ोर कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें इस हुकूमत के अंदर हो रही हैं और कहाँ तक हम जाना चाहते हैं, कहाँ तक इस मुल्क को डबोना चाहते हैं। तो यही वो चीज़ें होती हैं। आपके पास बहरहाल यूनिट्स हैं, ये पाकिस्तान वफाकी निज़ाम है। अगर यूनिट्स मुतमईन नहीं हैं तो आपने सिर्फ बंदूक के ज़रिए उनको मुतहद रखना है। और जहाँ तक है फाटा का ताल्लुक़, देखिए फाटा का इंतज़ाम अभी तक फाटा के अवाम ने तस्लीम नहीं किया है। फाटा के अवाम इंतहाई इज़्तिराब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। न पुराना निज़ाम है न नया निज़ाम है, कुछ नहीं समझ आता कि हम किस निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। न वहाँ पटवारी है न वहाँ पुलिस है, और जूँ की तुम फ़ौज वहाँ पर है, अब भी वहाँ पर फ़ौज खड़ी है, फ़ौज निज़ाम को संभाल रही है। तो जब फाटा इंतज़ाम के बावजूद फ़ौज के कब्ज़े में है, दहशतगर्दी अभी भी मुनज़्ज़म है वहाँ पर और उनको ख़त्म नहीं कर सकी, तो फिर झूठे वादे क्यों किए गए हमारे साथ? कौम के सामने झूठ क्यों बोला गया कि हमने दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया है? आज भी रोज़ाना पर टारगेट किलिंग हो रही हैं हर एजेंसी के अंदर। तो एजेंसियों का तस्वुर भी बरकरार है, लोगों का रहन सहन और वो भी उसी तरह पुराने एजेंसियों के तहत हो रहा है। ज़िले का नाम अब भी कोई नहीं जानता, फ़ौज अब भी वहाँ पर बैठी हुई है, कंट्रोल अब भी उसी का है, सिविलियन अथॉरिटी अब भी वहाँ नहीं जा सकी है, सिस्टम भी उनके लिए मौजूद नहीं है। जब सिस्टम ही मौजूद वहाँ नहीं है, इंतज़ाम का लोगों को क्या फ़ायदा हुआ आखिर? तो इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। और अदालत में जो लोग गए हैं, मैं समझता हूँ कि अदालतों को भी बिल्कुल हक़ाइक़ की बुनियाद पर इस मसले को देखना होगा। जी मौलाना साहब, जो हुकूमती तर्जुमान है फंडिंग केस, वो कह रहे हैं कि उल्टा अपोजिशन उसमें फंस चुकी है उस जाल में, ख़ुसूसन आप लोगों की जुमात पे किया जा रहा है कि लीबिया और ईरान का नाम दिया जा रहा है कि इस पे आप क्या कहेंगे? वो हो जाएगा, अपनी तो पूरी करो ना पहले जी, अपना गर्दन छुड़ाओ ना, फिर उसके बाद दूसरे गर्दन की बात करो जी। हम कहते हैं जो इस वक्त फंडिंग केस है, और दूसरा ये कहना है कि जी पब्लिक किया जाए, उसको खुले आम इसकी समाअत की जाए। झूठ बोल रहे हैं। आपकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि इसकी समाअत जो है वो इन कैमरा किया जाए। आपने अभी तक वो पटिशन वापस नहीं ली है। और 23 अकाउंट्स के जो स्टेट बैंक ने दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, अभी तक उसको ओपन नहीं किया जा रहा। और इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि हम पर पीटीआई का दबाव है। कौन सा खत लिखा है उन्होंने कि हमारा दबाव आपके ऊपर नहीं है, आप खोल दें उसको? तो जो कुछ इस बयान देने से पहले की कानूनी पोजीशन थी वो बदस्तूर बरकरार रखे हुए हैं, और सिर्फ बयान के जरिए लोगों में कहना चाहते हैं कि हमने तो ओपन ट्रायल का जो है उस पर आमादगी जाहिर की है। ये झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ। सिर्फ एक बयान देकर लोगों में ये प्रचार करने वाली बात है। कोई तब्दीली नहीं आई, पटिशन उसी तरह मौजूद है, और जो इलेक्शन कमीशन फैसला इसको सीक्रेट रखना है, और ये भी कि पीटीआई के दबाव पे हम इसको खुफिया रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर बरकरार हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। तो झूठ कौम के सामने न बोला जाए। और ये फंडिंग के उनके गले में फंदा है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्या है जी, हमारा तो सब कुछ अब आमने सामने हो जाएगा। हम तो इस मुल्क में एहतसाब के गिरदाब में नहीं फंसे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि इमरान खान, तुम हमारे एहतसाब की बातें ना करो, भूल जाओ इन बातों को। अब तुम अभी हमारे एहतसाब के शिकंजे में हो, अब हमसे पहले जान छुड़ा लो, फिर बात करो जी। 15 सितंबर को हुकूमत ने इलेक्शन का ऐलान किया है, तो जेईआई लेकर क्या? मुझे हैरत है इस बात पर कि आम इंतखाबात मुल्क में हुए नहीं हैं। आम इंतखाबात में धांधली हुई है। आम इंतखाबात के नतीजे में एक गलत हुकूमत मुल्क में मौजूद है, और अदालत कह रही है कि बल्दियाती इंतखाब कराओ। उनको, मेरी राय ये है कि अदालत को हकीकत पसंदाना अवाम की सोच को समझना चाहिए, और उनको इस बात पर सो मोटो करना चाहिए कि अदालत इस इलेक्शन को निल एंड वाइड कर दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।